इस बीच में एक बड़ा तबका वो है जो हम शहरों में जिनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, वो कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं और उनको लगता है देश में सब कुछ ठीक है। जो आज उनके पे पैकेजेस हैं वो उनके वालिद के नहीं थे, उनके दादाजी के नहीं थे। जो नौकरी पेशा घरों से भी आते हैं, उनको लगता है कि उनके बाप ने सारी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ी घिसी लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ऐसे लोगों का क्या के अंदर एक ख़ास तरह का वो है, प्लेसिबो है कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है। और वही डोमिनेट करते हैं पब्लिक ओपिनियन को, सोशल मीडिया पे, एक्स पे, हर जगह। तो क्या ऐसा हो रहा है कि बाकी की जो गरीब जनता है वो गैसलाइट होकर के उसको ये भ्रम दिया जा रहा है कि नहीं कुछ अच्छा सब तरफ हो रहा है, तुम बदकिस्मत हो, बस तुम थोड़ा रह गए हो? क्या इस तरह का है? क्योंकि जो लोग बहुत सड़क पर चलते हुए लोगों से भी अगर कभी मीडिया में देखती हूँ, कुछ मीडिया चैनल्स बात कर रहे हैं, दे आर सो हैप्पी अबाउट इट। देखिए, देश में कुछ नहीं तो 3 प्रकार के लोग तो कैटेगरी कर ली जाए तो है: गरीब, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। गरीब जो है सबसे बड़ा तबका है। मोदी जी के खुद के अनुसार अगर हम कैलकुलेट करें जो फ्री राशन जा रहा है तो उस हिसाब से देश का 60% तो गरीब है। और गरीब जो है उसे ना बारिश से फ़र्क पड़ता है, ना गर्मी से फ़र्क पड़ता है, ना ठंड से फ़र्क पड़ता है, ना भूखे पेट सोने से फ़र्क पड़ता है, ना ज़्यादा खा लेने से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो गरीब है, उसे कल सुबह क्या होगा ये नहीं पता है। उसकी ज़िंदगी में आज वर्तमान में ही जीना लिखा है, कल क्या होगा उसे नहीं पता। लेकिन जब आप मिडिल क्लास पे आते हैं तो वो सवाल कल क्या होगा उसे नहीं पता बन जाता है, कल क्या होगा किसको पता। ये चिंता वाला लोग, ये पढ़े लिखे लोग, ये कुछ छोटी बड़ी नौकरी करने वाले लोग, चाहे वो सरकारी नौकर हो, मैं बताऊं सरकारी नौकर अधिकांश जो है कर्मचारी वर्ग वो मिडिल क्लास है, और जो अधिकारी वर्ग है वो रिच क्लास है। तनख्वाहें देखिए, पर्क्स देखिए, वो रिच क्लास है। हम सिर्फ ये ना देखें कि फैक्ट्री ओनर अमीर होता है या रिच क्लास होता है। जो सरकारी अधिकारीगण हैं, IAS, IPS, PCS, ये 1 नंबरी 2 नंबरी इतना पैसा कमाते हैं कि ये अमीर है, रिच क्लास। और ये बहुत कम है संख्या में जब हम जनसंख्या की बात करते हैं प्रतिशत में। एक मिडिल क्लास नाम की चिड़िया है हमारे देश में, जो कई देशों में नहीं है, हमारे देश में है। ये मिडिल क्लास नाम की जो चिड़िया है, ये सोशल फैब्रिक में ऐसी बन गई है आज की तारीख में, पिछले 50 सालों में इफ नॉट मोर, जहां एक कंपटीशन की भावना है। मैं उदाहरण देता हूं कि अगर आप किसी लेबर चौक पे चले जाते हैं किसी शहर में, वहां पे 50 लेबर बैठा है। वो 50 लेबर सुबह 8 बजे ये नहीं सोच रहा है 7 बजे बैठ करके कि मुझे 500 रुपया दिहाड़ी मिलेगी या 600 मिलेगी। वो ये मान के चलता है सबको 500 रुपया, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। अगर कोई लेबर किसी छोटे शहर में ये कहता है मैं 500 रुपये आज का दिहाड़ी लूंगा, तो दूसरा आके उस बुलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं कहता कि मैं 400 लूंगा। सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन, दैट इज सस्टेनेंस मोड, एवरीवन नीड्स टू अर्न। सबके लिए एक पे पैकेज बना हुआ है, 500 600 जो भी है। लेकिन मिडिल क्लास में ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास में एक कॉम्पिटिशन है। आपका बेटा 1 लाख रुपया महीना कमाता है तो मेरा बेटा 80,000 क्यों कमा रहा है? आपकी बेटी के लिए आपके पति ने 10 लाख रुपया दहेज तैयार करके रखा है तो मेरे पति ने सिर्फ 5 लाख क्यों दहेज बना के रखा है? आपके पास सिडान कार है, मेरे पति अभी भी बिना पूंछ वाली में हैशबैक में घूम रहे हैं। तो ये जो कंपटीशन की भावना है ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास में, जो मेरे ख्याल से 10% भी जनसंख्या नहीं है इस देश की। और जो अमीर क्लास है वहां तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर शाहरुख खान के पास इतने करोड़ रुपए हैं तो दूसरा एक्टर ये नहीं सोचता कि मुझे इसको बीट करना है, वो सोचता है मैं भी कमा ही रहा हूं। देयर इज नो कंपटीशन उस टाइप का। ये फिल्मी मैगजीन वाले उसको कंपटीशन बना दे तो बात अलग है, उनकी जिंदगियों में कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई फैक्ट्री लगा के बैठा है केमिकल पेंट्स की, वो अगर कमा रहा है तो उसको ग्रो करना चाहेगा। वो दूसरे केमिकल पेंट्स वाले से ये नहीं सोच के चिढ़ता कि देखो इसके पास इतना पैसा, मेरे पास इतना। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन। लेकिन ये मिडिल क्लास जो है हमारा, ये इस फ्रिक्शन में है। और सोशल मीडिया पे भी ये मिडिल क्लास ही इंटरैक्ट करता है। मैंने तो कभी अमीरों को इंटरैक्ट करते नहीं देखा। मैंने कभी वो लेबर क्लास या किसान, या ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, कुछ एक तो होते ही हैं इधर उधर, वो तो नहीं इंटरैक्ट करते।
वो व्यूअर ज़रूर हैं। अगर आप कोई वीडियो पोस्ट डाल देते हैं और अगर फैल जाती है, चल जाता है, तो फिर उसको देख तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कुछ भी अपना ना तो इनपुट दे रहे हैं, ना योगदान दे रहे हैं, ना उससे कुछ सीख रहे हैं। वो सिर्फ व्यूअर क्लास है, वो ऑब्जर्व करता है, माने ना माने। ये मिडिल क्लास का जो धमाल है हमारे देश में, इसने गंद मचा रखी है, इसने हंगामे कर रखे हैं। न्यूज़ आएगी कि फलाना व्यक्ति बंगलुरु में नौकरी करता था, इतने लाख साल के कमाता था, उसने छोड़ दिया। अब ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनता है, किसके बीच में? उसी टाइप के लोगों के बीच में। तो मिडिल क्लास जो हमारे देश में है, ये सारा का सारा इसके इर्द गिर्द घूमता है, और इसी वजह से हमारे देश में प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही है, ये डिफाइन ही नहीं हो पाता। नोएडा में लेबर अनरेस्ट हुआ, उसके पहले अलग अलग इलाकों में लेबर अनरेस्ट हुआ, और एक माहौल ये बन रहा था कि शायद हमारे देश में लेबर को लेकर के या लेबर में कोई जागृति दोबारा पैदा हुई है, क्योंकि अब तो कोई लीडरशिप है नहीं लेबर्स की, और वो कॉन्ट्रैक्ट पे लाए जाते हैं थर्ड पार्टी। वो ऑफिशियली तो कभी उस कंपनी में दिखाए ही नहीं जाते जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं। तो ये एक लीगल बाजीगरी के ज़रिए जो कंपनी मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, वो तो बच गए हैं। तो लेबर्स के साथ में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के एक तरफ मिडिल क्लास में ये है कि जब से मनरेगा जैसी पॉलिसीज़ आई तो इनके दिमाग ख़राब हो गए हैं, क्योंकि सरकार बेसिक इनको 5 किलो राशन भी दे रही है, मनरेगा से कुछ जॉब भी मिल जाता है, और वो वहाँ से पैसा आता है। तो अब इनके वो उधर लेबर ये कहता है कि हम बहुत अनप्रोटेक्टेड हैं, हमारे पास किसी भी तरह का मेडिकल कोई कवर नहीं है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो हम किसके पास जाएं? ऑफिशियली तो हम उसको बिलोंग ही नहीं करते उस कारखाने को जहां हम काम कर रहे हैं। एक खाई दिख रही है। आपको लगता है कि अमीरों का या फैक्ट्री मालिकों का ये ख्याल कि ये जो सरकारी स्कीमें हैं वेलफेयर वाली, इनकी वजह से उनकी फैक्ट्री नहीं चल रही है, इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में परेशानी है, क्या देखते हैं आप? देखिए, इसमें 2-3 बातें ज़रूर मैं क्लियर कर दूं। मनरेगा जो है वो रूरल के लिए है, वो अर्बन के लिए नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी कहूँ कि जो लोग बिहार वगैरह से और इन जगहों से आते हैं वो बहुत वापस गए और वापस भी नहीं आए, और अभी बार बार ये सब हो रहा है। जो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति बन जाती है, अभी आपने गैस के क्राइसिस में भी देखा, तो फैक्ट्री मालिक भी बहुत उलझन में हैं। पहले ये था कि ऐसा लगता था उनके पास है, वो देना नहीं चाहते। उनसे बात करो तो लगता है वाकई उनके पास नहीं है अपना प्रॉफिट शेयर करने के लिए अपने लेबर के साथ, लेकिन फिर वो महंगी गाड़ियों में भी घूम रहे हैं, महंगी मेंबरशिप्स हैं उनकी क्लब्स की, ये सब भी है उनकी लाइफस्टाइल। ट्रू। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा लेबर क्लास है, वो जब आप कहते हैं कि मनरेगा से जॉब सिक्योरिटी उसकी है एक्स नंबर ऑफ डेज की साल में, वो रूरल में है, तो उसको शहर की तरफ रुख नहीं करना चाहिए, उसको वहीं रहना चाहिए। शहर के बाउंड्री में मनरेगा की बेनिफिट्स नहीं है। शहर का फ़ायदा ये होता है, या कम से कम सोचने का फ़ायदा ये होता है कि मैं शहर जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ रोज़ काम कर पाऊंगा। मैं मज़दूरों की बात कर रहा हूँ, और उससे उनको फ़ायदा ही होता है, मनरेगा से ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि गांव देहातों में जहाँ पे मनरेगा चलता है वहाँ हर समय काम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मिनिमम गारंटी ऑफ एक्स नंबर ऑफ डेज की बात होती है। शहर के अंदर एक प्रॉस्पेक्ट है कि भाई आपको यहाँ पे ज़्यादा काम मिल सकता है, चाहे वो आप लेबर क्लास मजदूर हों, चाहे आप कुछ और काम करते हो छोटा बड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि जो आपने कहा कि फैक्ट्रियों के मालिक, तो सिर्फ फैक्ट्रियों नहीं, लेबर तो और कई चीज़ों में काम करता है। फैक्ट्रियों के साथ एक एक्चुअली बड़ा इशू ये है कि फैक्ट्री मालिक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको एक्सपोर्ट करना है या देश में बेचना है या कुछ भी करना है, तो वो सिर्फ लेबर की तरफ नहीं देख सकता, उसके पास और 10 प्रॉब्लम्स हैं। उसको अपना मार्केट देखना है, उसको अपने प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स देखने हैं, उसको अपना टैक्सेशन देखना है, उसको गवर्नमेंट में बैठे लोगों की ईडी और सीबीआई की नज़रें भी देखनी है, उसको इनकम टैक्स वालों से भी डर है, उसको बैंकिंग के भी प्रोसीजर फॉलो करने हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको अपनी मशीनरी कारखाने के वो, तो ये सब चीज़ें तब अच्छी लगती हैं जब आपके पास क्वाइट अ बिट ऑफ फ्री हैंड हो। ठीक है, आपको किसी ने 10 लाख रुपए दिए और ये कहा कि ऐसे खर्च करो कि तुम इसको मल्टीप्लाई कर सको, तो वो व्यक्ति जो है दिमाग लगा के काम कर सकता है। अब ये हालात हैं, किसी ने 10 लाख दिया और उसने 10 पॉइंट दे दिए, इतने में रह के ही काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इतना, ये दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लाद दिए। अब फैक्ट्री मालिक सोचता है कि ज़रा सा भी लेफ्ट राइट हुआ तो उसका तो पूरा का पूरा जो बनाया हुआ सिस्टम है वो इम्बैलेंस होगा।
फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि फैक्ट्री मालिक अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं, तभी तो उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। अगर वो अच्छी गाड़ियों वाले और बड़े बंगले वाले नहीं होते ज़्यादातर, तो उनकी फैक्ट्रियाँ नहीं होती, तो वो भी किसी फैक्ट्री में लेबर ही होते हैं। तो ये तो कुदरत का नियम है कि अगर किसी ने दुकान खोली है तो हेल्पर वहाँ काम करने जो आएगा वो अपने आप को मालिक ना समझे। लेकिन जब प्रॉफिट शेयरिंग की आप बात करते हैं तो वहाँ बड़ा फ़र्क है। प्रॉफिट शेयरिंग एम्प्लॉयज़ के साथ करने वाली कंपनियाँ बहुत कम हैं। यहाँ डिविडेंड नहीं दिया जाता, यहाँ सैलरी दी जाती है, दिहाड़ी दी जाती है, कुछ बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं। अब देखिए ना, पिछले 4-5 साल से किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी थी। जो नोएडा से खबरें निकल के आई और उन्होंने बयान दिए, उसमें पता चला कि कोई 5 साल से उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला। 12,000 की कीमत पर वो अपना पूरा दिन दे रहे हैं, रात में घर जा रहे हैं और 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग, इनकी ज़िंदगी है क्या? ये सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि इसलिए ज़िंदा रहें, खाएं इसलिए कि वो मालिक के यहाँ लेबर कर सकें और वो प्रॉफिट कमा सकें। ये क्या एग्जिस्टेंस है? ये वजूद क्या है कि एक इंसान को पैदा हो करके सिर्फ इसलिए कि वो कोल्हू के बैल की तरह 12,000 रुपये, आप सोचिए ना। तो मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ पर लेबर का जो प्रोटेक्शन है वो कहाँ गया? लेबर की जो यूनियन थी वो कहाँ गई? जो उनकी आवाज़ उठाते थे वो कहाँ गया? सब ख़त्म। मज़दूरों को तो मैं कंसिडर करते हुए इतना ही कहूँ कि खुशकिस्मत हैं वो जिनके पास कुछ कमाने के लिए काम तो है। जिस देश में इतनी बेरोज़गारी हो, वहाँ अगर कोई मज़दूर कमा पा रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई आदमी कमा पा रहा है, नौकरी है, अच्छी बात है। नहीं मिला इंक्रीमेंट, फिर भी पैसा तो मिल रहा है। नज़र उठा के देखिए कितना बेरोज़गार है। नज़र उठा के देखिए कितने इंजीनियर ITI पास आउट, पॉलीटेक्निक पास आउट, कुछ नहीं कर रहे, शायद कहीं इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहे होंगे बिना अपनी आइडेंटिटी बताए हुए। एजुकेटेड स्किल्ड जो यूथ है उसके पास जॉब नहीं है। सो अगर कोई लेबर, दो हाथ जोड़ के क्षमा मांग के कह रहा हूँ कि भैया अगर तुम कमा रहे हो ना 15-20 हज़ार रुपया महीना, एक नारियल चढ़ा देना, क्योंकि तुम्हें काम तो मिल रहा है एक ऐसे देश में जहां बेरोजगारी तक दम तोड़ चुकी है। अब कोई नया शब्द ढूंढना पड़ेगा कि बेरोजगारी के बाद और क्या बुरे हाल हो सकते हैं। गांव जाते हैं लोग, चाहे कोविड का समय हो, चाहे गैस खत्म हो रही हो, किल्लत आई हो, जब गांव जाते हैं, क्यों आएंगे वापस? हमने तो आनंद विहार टर्मिनल जो दिल्ली में है, रेलवे स्टेशन, वहां से एक आदमी को रोते हुए ये कहते हुए देखा कि अब नहीं आऊंगा, अब नहीं आऊंगा। उसका मतलब ये था कि वो आदमी कोविड के ज़माने में भी गया होगा, फिर भी वापस आया होगा। लेकिन गवर्नेंस हमारे देश की सरकारों की इतनी अच्छी है कि मैं उनके लिए खराब शब्द, कटाक्ष कुछ भी नहीं कह सकता। वो आदमी का वीडियो कह गया जिसने कहा अब नहीं आऊंगा। बता देना दोस्त, अब नहीं आऊंगा। सो दिस रिफ्लेक्ट्स द रियल हालात of our cities, our factories, our industries. MSME segment dead, छोटी फैक्ट्रियां डेड, बड़ी फैक्ट्रियां हालत बुरी। सिवाय वो 2-4 धन्ना सेठों के, कोई बताए तो सही किसकी फैक्ट्री पॉजिटिव प्रोग्रेस में है? कहाँ है मार्केट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हो? कहाँ? हमारे यहाँ दूसरे देश की कंपनियां आती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं, अपना माल यहाँ बेचती हैं, विदेश एक्सपोर्ट करती हैं, हमारे स्किल को यूटिलाइज करती हैं, हमारी ज़मीन को इस्तेमाल करती हैं, फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल करती हैं। इसमें हमारा क्या है? आप यहाँ से, आप दिल्ली में हैं, आप दिल्ली से जयपुर का हाईवे पकड़िए, देखिए कितने इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं मानेसर के बाद। देखिए कितने स्पेसिफिक विदेशी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। वहां क्या हो रहा है? माल बन के फर्दर आगे जा रहा है, हमारे स्किल का इस्तेमाल हो रहा है, हमारी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। यहां कोका कोला बन के बिक रहा है, भले ही कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई एंड ऑल दैट स्टफ। वेयर इज माई कंट्रीज प्रोडक्ट? सबने कहा, महात्मा गांधी जी से लेकर के
अरे आरएसएस भी तो यही कहता था, स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी की। अपना। मेरे पास अभी भी Very आरएसएस की वो किताबें हैं जो वो छोटे छोटे लीफलेट्स नहीं, छापते आप थे। आरएसएस को छोड़ दीजिए, आरएसएस इज नोबडी। मैं आरएसएस को अगर डिस्कस करने बैठूंगा तो आई मीन फूल ही झड़ेंगे मेरे मुंह से, क्योंकि दे आर अ नोबडी। कोई एंटिटी नहीं है, आरएसएस की कोई वैल्यू नहीं है। एक देश विरोधी संस्था मानता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारी आज़ादी के खिलाफ इस देश में लोगों को भड़काया था। तो ऐसे लोगों की लेगेसी और आइडियोलॉजी जो है ये अपने पास तक रखें, इतना प्रूवन तथ्य है, बाकी में नहीं जाना है। खैर, कहने का मेरा तात्पर्य ये था, हमारे देश का स्वदेशी क्या है? क्या है हमारे देश का? हमारे देश का स्वदेशी बाबा रामदेव की पतंजलि का वो हिमालयन रॉक सॉल्ट है, वो हिमालय का नमक है जो लाखों साल से हिमालय में खराब नहीं हुआ, लेकिन उनके पैकेट में आके कहता है 2 साल में इस्तेमाल कर लो। एक्सपायरी। ये हमारे देश का हाल, वो भी पाकिस्तान से आता है, ये हमारे देश का लाहौरी नमक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वदेशी हम नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट्स में दम नहीं है कि वो हमारे देश में हमारी देश की खुद की बनाई प्रोडक्ट्स देश में और देश के बाहर बेच सकें। एक प्रधानमंत्री था, ये लोग गाली देना बहुत पसंद करते हैं उसको, एक प्रधानमंत्री था जिसने नवरत्न कंपनियां बनाई ताकि मेरे देश में मेरे देश के लोगों के लिए चीजें बने, और उसमें से सरकार भी कमा करके अपना खर्च निकाले। इन्होंने सब या तो बंद कर दी और या बेच मारी। जैसे देश अगर एक परिवार है तो वाकई वो परिवार की इतनी ज़रूरी जायदाद थी जिससे देश चल रहा था, नवरत्न कंपनियां, और क्या ही कहें। तो लायक और नालायक की डेफिनेशन यहाँ आ जाती है। नालायक कोई खराब शब्द नहीं है, कपूर नालायक का मतलब है जो लायक नहीं है। अगर वो लायक होता तो वो बाप दादाओं के कमाए पैसे या अर्जित की संपत्ति का इस तरह से इस्तेमाल ना करता अपना पेट पालने के लिए। परिवार तो है ही नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नस नस में है। अब होता क्या है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं जो किंतु परंतु देखते हैं, उनमें जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते होंगे वो बोलेंगे कि यार हमने उनके लिए कुछ कह दिया। भैया तुम्हें नहीं कह रहे, तुम तो भाजपा में भी कुछ नहीं हो, सिर्फ नारेबाज हो। हम भाजपा के लीडर्स की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी जो पॉलिसी है वो है किसी तरह सत्ता में काबिज रहना और लूट मचाते रहना। अगर ऐसा ना हो तभी तो वो देश के लिए काम कर पाएंगे, लेकिन वो देश के कोई मतलब नहीं उन्हें। कैसे हो सकता है? जो लोग, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, एक परिवार में ये मालूम चल जाए कि प्रेग्नेंट वुमन के कोख में एक लड़की है, उसको मारने की इच्छा रखने वाले कई मिलते थे पहले, आज भी होंगे। भ्रूण हत्या इसीलिए बहुत होती थी हमारे देश में, आज भी होती है। उस भ्रूण जो कि एक फीमेल है उसको मारने की इच्छा करने वाला परिवार अगर किसी वजह से ना मार पाए और बच्ची पैदा हो जाए, क्या वो परिवार या वो लोग जो उस बच्ची को मारना चाहते थे वो उससे अच्छे से बिहेव करेंगे? यही तो आरएसएस और बीजेपी है, या जनसंघ, या ओरिजिनल आरएसएस की आइडियोलॉजी, जो हमारे देश को बनने ही नहीं देना चाहते थे, जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर हर चीज के खिलाफ थे, जो अंग्रेजों के जूते पकड़ के बैठे थे कि बैठे रहो कहीं मत जाओ, यू आर माई पापा। देश बन गया, संविधान बन गया, तिरंगा बन गया। आज कहते हैं वंदे मातरम हमारा है। वंदे मातरम भी कांग्रेसी था। तो ये इनकी ना तो कोई सोच, ना सूरत, ना सीरत, ये बस काबिज रहना चाहते हैं किसी तरह से। तो ऐसे लोग जो उस भ्रूण की इसलिए हत्या करना चाहते थे कोख में क्योंकि वो लड़की थी, लड़की पैदा होने के बाद उसका कभी अच्छा नहीं सोच सकते, तो ये लोग हमारे देश का कैसे सोच सकते हैं? इस उदाहरण को यहां मैं समाप्त करता हूं। ठीक बात है। और वाकई इनको ना तो इस देश की आज़ादी की ललक थी, न होने के बाद संविधान को इन्होंने अपना समझा और उसके साथ चलने की बात सोची, बल्कि उसको खत्म। इफ आई कैन इंटरप्ट हियर, आपने कहा इन संघी आइडियोलॉजी में आज़ादी की कोई ललक नहीं थी, ये आज़ादी के खिलाफ थे, इनका बस चलता तो इस देश को कभी आज़ाद नहीं होने देते।
देखो, इस चीज को आम जनता को समझना चाहिए, इंक्लूडिंग यू, समझना चाहिए कि ये हमारे देश की आजादी के खिलाफ तो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सोच है। ये इनकी एक सोच थी कि नहीं, हमारे गोरी चमड़ी वाले पापा जाने नहीं चाहिए। वो जा रहे थे। गांधी जी और उनके सहयोगियों ने और आम जनता जो उस समय देश के साथ थी, 1857 से लेके 1947 तक हर किसी ने, जिस किसी ने, चाहे गरम दल का रहा, चाहे नरम दल का रहा, चाहे मुसलमान रहा, चाहे सिख रहा, चाहे हिंदू रहा, चाहे ईसाई रहा, चाहे आदिवासी रहा, हर किसी ने, जिसने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों या अपनी कोशिश करके आजादी दिलाई, ये आरएसएस 1925 में पैदा हुई संस्था जिसको कहा जाता है, ये उस चीज के खिलाफ थी। खिलाफ का मतलब क्या था? खिलाफ का मतलब था ब्रिटिशर्स डोंट गो। जब हमारे माता पिता के आपके माता पिता कह रहे थे क्विट, और गो, लीव, सब कुछ निछावर कर रहे थे जब देश की तब आजादी ये उनके चरण पकड़ के कह रहे थे मत जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वो आरएसएस और उनकी आइडियोलॉजी आज की तारीख में हम लोगों को ये सिखाएगी, ये बताएगी कि देश कैसे बनता है, देश कैसे चलता है, संविधान क्या होता है, हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या, ये बताएंगे। इनके तो पूर्वजों ने, राजनैतिक पूर्वजों ने, मिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के राजनैतिक पूर्वज इस देश के राजनैतिक आतंकवादी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर हर ये कोशिश की कि वो लोग ना जाएं, हमें आजादी ना मिले, हम गुलाम रहें। और आज की तारीख में जो ठोकतंत्र कर दिया है लोकतंत्र का, ये उसी का प्रतिबिंब है। दे वॉन्ट द सेम कल्चर टू बी बैक इन इंडिया, जिसमें जैसे अंग्रेज शासन करता था, अभी काला अंग्रेज शासन करना चाहता है।